हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। हमारा ये 4th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम अपने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित में इस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज विदेशज। देशज शब्द वो होते हैं जो शब्द हम अपने ही देश से अपने आप बनाए गए शब्द होते हैं। नए शब्द ऐसे कुछ ऐसा बना दिया जाता है अपने आप, वो देशज शब्द होते हैं। विदेशज आपके वे होते हैं जो आपके दूसरे देशों से अपने देश में अपना लिए जाते हैं या बोलने लगते हैं। और फिर आपके तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो आपके होते हैं वे जो आपके संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द आपके वे होते हैं जो आपके संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। और आपके संकृत शब्द या संयुक्त शब्द वो होते हैं जब दो शब्दों को एक साथ मिलाकर कोई एक नया शब्द बना दिया जाता है, उसे हम संकृत शब्द कहते हैं या संयुक्त शब्द कहते हैं। तो आपका क्या है? कमल। कमल आपका कैसा शब्द है? देशज शब्द है। फूल आपका देशज शब्द है। बाबू आपका देशज है या आपका लोटा आपका देशज शब्द है? तो लोटा जो है आपका देशज शब्द है। बाकी आपके तीनों में से कोई भी देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका राम ने खाना खाया में राम कौन सा पद है? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन पर किसी भी चीज के द्वारा लिंग वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बदलते नहीं है, वो हमारे अवयव होते हैं। ठीक है ना। तो हमारा राम कैसा शब्द हुआ? राम हमारा संज्ञा हुआ, क्योंकि विशेषण विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। सर्वनाम में क्या होता है? ये संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर, है ना। और अवयव इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वगैरह के बदलने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। किस अलंकार का उदाहरण है? आपका ये एक पंक्ति दी हुई है, इनमें आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? किस चीज में? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई। लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग, के निशाचर भी भाग गए, लंका भी जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई। इसमें आपका रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति है या अनुप्रास। देखो रूपक अलंकार में क्या होता है, मैं आपको सब में बताते हुए आ रही हूँ अब तक कि उपमेय में उपमान को सीधे कह दिया जाता है कि यह ऐसा है, वह शेर है, वह मोरनी है। सीधे कह दिया, मैं तो चंद्रमा हूं, मैं तो चंद्रमा की चांदनी हूं, सीधे कह दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना या उसकी तुलना की जाती है, या तो उसमें संभावना होती है या उसकी तुलना की जाती है। वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें आपका मनु, मानु, जनु, जानू, किन शब्दों? आपका मनुहु, मानो, जनुहु और आपका जानो, ये वर्ड आपके प्रयोग हो रहे होते हैं। जिन भी लाइनों में ये वर्ड आपके प्रयोग हो रहे होते हैं वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द नहीं, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होती है। जैसे तरनी, तरज, तट, तम, अनुरागा, उसमें आपकी तय की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाता है। बात तो सही होती है लेकिन उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है कि वो अतिशयोक्ति हो जाती है। नेक्स्ट आपका है, पढ़ियो लिखियो काणो। यह लोकोक्ति किस भाषा की है? गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है या आपकी हिंदी है? किसकी है? आपकी पढ़ियो लिखियो काणो। इसका मतलब होता है आपका, ये आपकी
कुमाऊनी भाषा की लोकोक्ति है और इसका जो आपका अर्थ होता है अनुभव का अभाव। कि पढ़ियो लिख लो लेकिन आप में अनुभव का अभाव है, अनुभव का अभाव होना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है जेठ की धूप घर की कूप। जेठ की धूप घर की कूप आपकी किस भाषा की लोकोक्ति है? गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, ये आपकी अवधी है। ये आपकी किस भाषा की है? ये आपकी जेठ की धूप घर की कूप आपकी किस भाषा की लोकोक्ति है? तो बेटा ये आपकी गढ़वाली भाषा की लोकोक्ति है। इसका अर्थ है बहुत अधिक, कि जेठ की धूप जैसे बहुत अधिक वो होती है ना, बहुत अधिक। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपकी देवनागरी लिपि में जो स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है? स्वर 12 हैं, व्यंजन 33 हैं। स्वर आपके 10 हैं, व्यंजन आपके 40 हैं। स्वर आपके 14 हैं, व्यंजन आपके 30 हैं। स्वर आपके 12 हैं, व्यंजन आपके 35 हैं। तो सही क्या है? सही है बच्चा आपका स्वर आपके 12 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। स्वर क्या होते हैं? वे शब्द जिन्हें किसी भी अवधान के बिना बोल दिया जाता है वो आपके स्वर होते हैं। व्यंजन आपके वो होते हैं वे शब्द जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। स्वर को आपके मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा है। होठ के आकृति या मुंह के खुलने के आधार पर 2 भागों में बांटा है ना। व्यंजन को आपके 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में ये कहा गया आपका कि जो आपकी राजभाषा है हिंदी, जो राजभाषा है वह आपकी हिंदी होगी? अनुच्छेद 370 में कहा गया, 343 में कहा गया, अनुच्छेद 14 में कहा गया, अनुच्छेद 351 में कहा गया। तो आपका ये जो कहा गया है ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है, क्योंकि 351 में तो प्रचार प्रसार की बात की गई थी कि केंद्र सरकार के द्वारा आपका हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, यही क्वेश्चन दोबारा है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चे ने पेड़ लगाया। बच्चे ने पेड़ लगाया, इसमें वाक्य का कर्ता कौन है? कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? बच्चे पेड़ लगाया या ने? तो अगर हमसे पूछ लेते कर्ता कारक का चिन्ह क्या है तो वो आपका हमारा ने हो जाता। कर्ता कारक का चिन्ह आपका ने है, लेकिन कर्ता कौन है? कर्ता बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा वह कार्य आपका किया जा रहा है। बच्चों के द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास से, उच्च न्यायालय की भाषा से, अनुसूचित भाषाओं से या केंद्र राज्य संबंध से? तो आपका जो अनुच्छेद 351 का संबंध है वो हिंदी भाषा के विकास से है। किससे है? हिंदी भाषा के विकास से है। उच्च न्यायालय की भाषा का जो संबंध है वो आपका अनुच्छेद 348 से है। किससे है? अनुच्छेद 348 से है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है अत्यंत का सही वर्तनी क्या है? क्या ये अत्यंत जो लिखा हुआ है ये स्वयं ही सही है? अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत या अति, ये जो आपका अत्यंत लिखा हुआ है ना ये स्वयं ही सही आपका लिखा हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए ये आपका क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट है हृदय का पर्यायवाची कौन सा है? आपका जो हृदय शब्द है इसका आपका पर्यायवाची कौन सा है? मन, शरीर, मुख या नेत्र? नेत्र आपका किसका पर्यायवाची है? नेत्र आपका आंख का पर्यायवाची है। जसु। मुख आपका चेहरा, मुंह, शरीर आपका देह और मन आपका हृदय हो गया। नेक्स्ट है आपका उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है? उज्ज्वल क्या पूछा है? उज्ज्वल का विलोम क्या है? अंधकार है, प्रकाश है, काला है या उजाला है? देखो उज्ज्वल का जो अर्थ हुआ क्या? उजाला। उजाला क्या है? इसका अर्थ है। फिर प्रकाश भी इसका अर्थ हो गया, ठीक है ना। विलोम शब्द जो हुआ इसका बच्चा अंधकार हुआ। अंधकार
नेक्स्ट है आपका जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है। बारी, पे, अन या तोय। देखो बारी भी आपका जल को कहते हैं, पे भी जल को कहते हैं, तोय भी जल को कहते हैं, अन अन हम भोजन को कहते हैं, अन हम भोजन को कहते हैं। दयालु का विलोम क्या होगा। दयालु का विलोम क्या होगा। निर्दयी, कृपालु, करुणामयी या दीनदयाल। देखो दयालु का विलोम पूछा है। कृपालु तो इसका अर्थ हो गया, दयालु को कृपालु भी कहते हैं, करुणामयी भी कहते हैं, दीनदयाल भी कहते हैं। तो दयालु का जो आपका विलोम होगा वो निर्दयी होगा। क्या होगा, निर्दयी होगा। नेक्स्ट है आपका आंख का तारा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चमकदार वस्तु, बहुत प्यारा सा, सबसे सुंदर होना, या किसी की नज़र में रहना। तो आपका जो ये है आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, किसी की नज़र में रहने का क्या होगा, नज़र रखना या नज़र पर चढ़ना। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अति उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है। अति जो आपका उपसर्ग है इसका आपका सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। अत्याचार, उदय, आपका प्रवेश या प्रतिकार। देखो अत्याचार, प्रवेश में क्या उपसर्ग है आपका। उपसर्ग आपका वह शब्द होता है, वह अक्षर होता है जो आपका किसी भी शब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देता है। इसमें आपका ये हो गया, इसमें आपका ये हो गया। और अति जो है आपका अत्याचार का उपसर्ग है। किसका, अत्याचार का। फिर नेक्स्ट है आपका आओ बैठो। आओ बैठो में प्रयुक्त शब्द किस प्रकार का है। आओ बैठो में जो प्रयुक्त शब्द हैं आपके ये किस प्रकार के हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संगत है। मैंने अभी आपको पीछे सब बताया कि कौन सा क्या होता है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तत्सम संस्कृत के समान, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में बदल दिए गए, संकर या संयुक्त जो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया। आओ बैठो हमारा देशज है, ये हमारे अपने आप बनाया गया शब्द है। नेक्स्ट आया आपका कर्मणि वाच्य, जो होता है आपका वाक्य चुनिए, इनमें से कर्मणि वाक्य आपको चुनना है। राम ने पत्र लिखा, पत्र राम द्वारा लिखा गया। मैं बाजार जाऊंगा, वह गाना गा रहा है। तो कर्मणीय वाच्य में क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है, जिसमें कर्म जो है वह आपका प्रधान होता है। क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती चलती है। क्रिया जो आपका कर्म है वह आपका प्रधान होता है और क्रिया आपके कर्म के लिंग के, वचन के और पुरुष के अनुसार चलती है। कर्म प्रधान है यानी कि पत्र, कर्म क्या हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है ना, तो पत्र क्या होगा आपका प्रधान होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। राम ने पत्र लिखा, यहाँ राम प्रधान हो गया यानी कि कर्तावाच्य हो गया। संसार एक रंगमंच है, यह किस प्रकार का अलंकार है। क्या, संसार एक रंगमंच है, ये किस प्रकार का आपका अलंकार है। दृष्टांत है, रूपक है, उपमा है या विभावना है। दृष्टांत अलंकार आपका कौन सा होता है। दृष्टांत अलंकार आपका कौन सा होता है, जहां दो भिन्न कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। जहां दो भिन्न कथनों में किसी बिंब या प्रतिबिंब का भाव होता है, या आप कह सकते हैं एक बात कहकर फिर उसी बात को किसी और तरीके से उस बात को सिद्ध करना। मतलब एक बात हमने कही और उससे मिलती जुलती फिर कोई दूसरी बात कही और फिर उस बात को हमने पहली बात को सिद्ध करा। ये क्या होता है आपका दृष्टांत होता है। दृष्टांत का अर्थ होता है किसी एक बात को कहकर, किसी एक बात को कहकर उससे ही मिलती जुलती दूसरी बात कहना और अपनी पहली बात को सिद्ध करना। और अगर परिभाषा के भाषा में कहूँ तो कह दो दो भिन्न कथनों को बिंब, दो भिन्न कथनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। क्या कह दो भिन्न कथनों में मतलब अलग अलग कथनों में बिंब
प्रतिबिंब का भाव होता है। अपनी भाषा में कहो तो किसी एक कथन को कहने के बाद उसी से मिलता जुलता दूसरा कथन कहकर अपने पहले कथन को सिद्ध करना। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, रहीमन उत्तम प्राकृति का, करे न संगत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग, भुजंग मतलब सांप। उन्होंने कहा कि रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति का है उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन है, चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन में विष नहीं होता है, लिपटे रहे भुजंग मतलब सांप उस पर खूब लिपटे रहते हैं लेकिन वह फिर भी विषैला नहीं होता है। इस वाली ऊपर वाली लाइन को सिद्ध करने के लिए कि रहीमन उत्तम प्राकृति का, करे सकत कुसंग, इस वाली लाइन को सिद्ध करने के लिए दूसरी लाइन बता दी गई है कि चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग, है ना। उपमा अलंकार में क्या होता है आपका, उपमा अलंकार में आपका क्या होता है कि इसमें सा सी से शब्द आते हैं आपका, सा सी, ठीक है ना। उसे उसके रूप के आधार पर, उसके प्रकृति के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है। और सा अपने से वगैरह शब्द इसमें आपके प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। और विभावना में क्या होता है अपना, विभावना आपका अर्थालंकार है। इसमें कार्य के न होने में भी होने के जैसा विभाव दिया जाता है, कार्य के न होने पर भी होने जैसा प्रभाव दिया जाता है। कार्य के कारण के बिना, कार्य के कारण के बिना ही कार्य हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैरों के तो चलने लगा और बिना कानों के सुनने लगा। मतलब क्या है, जिसमें कार्य के न होने पर भी, कार्य के न होने में पर भी होते हुए भी कार्य का होना दिखाया जाता है कि वह कारण है कि इस वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन यह दिखाया जाता है कि वह कार्य आपका हो गया। विभावना में नैन सुखद शब्द किस रस से संबंधित है, रौद्र, श्रृंगार, विभस से या हास, किससे है, श्रृंगार रस से है, किससे है, श्रृंगार रस से है आपका। नेक्स्ट है ई और ई में क्या अंतर है, दोनों समान है, समान नहीं है। एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, एक व्यंजन और एक स्वर, एक व्यंजन और एक स्वर तो आपका हो ही नहीं सकता, कोई अंतर नहीं है। एक तरफ कह दिया दोनों समान है, एक तरफ कह दिया कोई अंतर नहीं है, बात तो एक ही है, तो ये दोनों आपके गलत है। एक व्यंजन और एक स्वर तो है ही नहीं, दोनों स्वर है। ई ह्रस्व स्वर है और ई दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक जिनमें बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ द्विमात्रिक जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना समय आपका लगता है। रामेश्वर किस संधि का उदाहरण है, यन संधि का, गुण संधि का, अयादि संधि का या स्वर संधि का। आपका जो रामेश्वर है आपका गुण संधि का उदाहरण है, इससे पहचान हो जाती है। अगर बीच में कोई आधा अक्षर आ रहा हो तो यण संधि होती है आपकी। पितामहा, पितामहा जो है आपके किस समास का उदाहरण है, पितामहा द्वंद्व समास है, बहुविधि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। इसमें पितामहा में आपका बहुविधि समास है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और मतलब दोनों को मिलाकर कोई तीसरा शब्द बन रहा होता है। तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद का अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है, और जब इनका विग्रह किया जाता है तो बीच में इनके और माता और पिता और या डैश वगैरह लगा होता है जब होता है, और जब इसका विग्रह किया जाता है तो बीच में कोई शब्द आता है जैसे और, तथा, इस तरीके से, ठीक है ना। कर्मधारय एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। कर्मधारय में क्या है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। क्या बता रहा होता है, विशेषता बता रहा होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, आपके दूसरा पद आपका प्रधान होता है। पेन अपने आप चल रहा है। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं,
दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। और बहुब्रीहि में दो मिलकर कुछ एक नया बना रहे होते हैं। राम बन को गए किस प्रकार का छंद है? राम बन को गए, दोहा है, चौपाई है, रोला है, सवैया है। ये आपकी चौपाई है। क्या है? चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, बरेली, आगरा या राजापुर? राजापुर आपका, राजापुर के साथ आपका चित्रकूट भी आ सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। काशी में किसका जन्म हुआ था? संत कबीर का हुआ था। संत कबीर का जन्म जो हुआ था आपका काशी में हुआ था। आगरा में आपके कवि हैं बद्रीनाथ भट्ट, नाथ भट्ट, इनका हुआ था। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? आपकी जो साकेत महाकाव्य है आपकी किसकी रचना है? निराला जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है या महादेवी वर्मा की है? तो आपकी जो साकेत है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। निराला जी की आपकी परिमल है। आपकी अनामिका भी इन्हीं की है। अनामिका। आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा। सुमित्रानंदन पंत जी की आपकी वीणा है। पल्लव है। चितंबरा भी इन्हीं की है। महादेवी वर्मा जी की आपकी रश्मि है। साध्या गीत है। याम्बिनी की है। मैथिली शरण गुप्त का आपका साकेत महाकाव्य है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आपकी जो रामचंद्रिका है वह आपकी किसकी रचना है? तुलसीदास की, केशवदास की, सूरदास की या मीराबाई की? ये तीनों ही आपके भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। और रामचंद्रिका जो है आपकी केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की है। तुलसीदास की कौन सी है? आपकी दोहावली है। इनके साथ साथ ये नोट करते रहना, ये रचनाएं आएंगी, कौन सी आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हनुमान चालीसा भी आपकी तुलसीदास ने लिखी है, रामचरितमानस भी तुलसीदास ने लिखी है, कवितावली भी तुलसीदास ने लिखी है। अच्छा एक बात मुझे बताना, हनुमान चालीसा को चालीसा ही क्यों कहते हैं? हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो उसे हनुमान चालीसा कहते हैं? ठीक है, ये आज का आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसे आंसर देंगे जरूर। सूरदास की है सूर सागर, आपकी नल दमयंती। आंसर जरूर देना, हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा ही क्यों कहते हैं? मीरा के पद। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जब हम सरकारी पत्र लिख रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होता है? तिथि, विषय, प्रेषक का पता या प्राप्तकर्ता का पदनाम? हमें सबसे ऊपर लिखना होता है प्रेषक का पता। हिंदी दिवस पर एक निबंध लिखते समय किस शैली का प्रयोग करना उचित है? आप हिंदी दिवस पर एक निबंध लिख रहे हो, निबंध लिखते समय आप किस शैली का प्रयोग कर रहोगे? कौन सा उचित रहेगा? वैज्ञानिक शैली, संवेदात्मक, औपचारिक या साहित्यिक? तो आप क्या लिख सकते हो? साहित्यिक। वह शेर है किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक? उन्होंने सीधे कह दिया कि वह शेर है। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही थी, जब मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया था बच्चों का, शेर है, ये बच्चा शेर है, ये बच्चा मोर है, शायद आपको याद आ रहा हो, एक बच्ची को मैंने मोर भी बताया था, एक को शेर भी बताया था। इसी हिसाब से वह शेर है किस अलंकार का उदाहरण है आपका? उपमा का है, रूपक का है, अनुप्रास का है या यमक का है? देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में याद आ जाएगा, उन्हें बताएंगे मुझे किसका है। रूपक का है। किसका है? वह शेर है, सीधे कह दिया कि वह शेर है, ठीक है ना, उसमें कंपेयर नहीं करी, उन्होंने सीधे बता दिया कि वह तो शेर है। उपमा में क्या होता है? एक वस्तु की तुलना की जाती है उस किसी से उसके रूप, आकृति के रूप आधार पर। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक में एक शब्द की आवृत्ति आपकी बार बार होती है।
तेरा मुख चांद सा, सीधे कह दिया, जैसे मैं अपने मुख को कह दूं मेरा मुख चांद सा, किस अलंकार का उदाहरण है? आप मुझे बताएंगे। सा आया है, उपमा का, रूपक का, यमक का या अनुप्रास का? अभी पीछे बता के आई हूँ किसके, उसमें आपका सा आता है, मेरा मुख चांद सा, उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या आया है आपका, सा आया है। अगर रूपक होता तो सीधे कह देती तेरा मुख चांद है, ठीक। यमक में तो एक शब्द की आवर्ती 2 बार होती है, अर्थ अलग अलग होता है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवर्ती आपकी बार बार होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बजन बचन न जाई, इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है या अद्भुत रस है? आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा रस है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, इसमें आपका कौन सा रस है? ठीक, श्रृंगार है, वीर है, करुण है या अद्भुत है? इसमें आपका वीर रस है। करुणा दुख के लिए होता है, आश्चर्य के लिए होता है, और श्रृंगार आपका रोमांस के लिए होता है। कृष्ण कांत का बसियतनामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद्र या आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किसके द्वारा आपका ये लिखा गया था? तो कृष्णकांत की बसियतनामा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। भारतेंदु की कौन सी है? भारतेंदु का प्रेम मालिक भारतेंदु की है। आपका प्रेम माधुरी भी भारतेंदु की है। अगर इनके सन पूछे तो बता देना। 1875 की ये है, 1871 की ये है। अंधेरी नगरी इनका नाटक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, याद होगा। भारत दुर्दशा भी इन्हीं की है। और खत्री जी की आपकी चंद्रकांता, चंद्रकांता की कहानी है ना का। फिर क्या है, प्रेमचंद की क्या है आपकी, इधर से लिख देते हैं ऐसे, गोदान, गम, गवन, निर्मला, ठीक है। दया कर दान भक्ति के, दे दे नाथ उद्धार, यह है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक? ध्यान देना, एक वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? अभी पीछे बता के आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। कबीर, तुलसी, सूरदास या रहीम? कौन है आपके? तुलसीदास। कबीर की कौन सी है? कबीर की रचना सूर सारावली आपकी सूरदास की है। साकेत अभी पीछे बता के आई हूँ, महाकाव्य किसने लिखा है? किसने लिखा है साकेत? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है आपका साकेत। दिनकर जी की कौन सी है? रश्मि रथी। जयशंकर प्रसाद की कंकाल, कमायनी, आंसू। कमायनी किसकी रचना है? तुरंत ही आ गई, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आपकी। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी किस कवि की रचना है? कौन सी पूछिए आपसे? उर्वशी किसकी है? पंत जी की है, प्रसाद की है, निराला की है या दिनकर की है? उर्वशी आपकी दिनकर जी की है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन सी है? गुंजन, उत्तरा। प्रसाद जी की कौन सी है? स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त। ये क्या है इनके? ये इनके नाटक है। निराला जी का बेला निराला जी की है। और आपकी अड़ीमा भी निराला जी की है। अंधेरी नगरी चौपट राजा अभी पीछे बता के आई हूँ, किसकी कीर्ति है? अंधेरी नगरी चौपट राजा किसकी कीर्ति है? बिल्कुल अभी पीछे बता के आई हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, सूरदास या तुलसीदास? किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? मुहावरे को, लोक के अनुभवजन्य वाक्यों को, कठिन शब्दों को या संस्कृत वाक्यों को?
तो हम लोकोक्ति कहते हैं लोक के अनुभवजन्य वाक्यों को। फूल जैसा, फूल जैसा उदाहरण है किसका? फूल जैसा, जैसा शब्द आया है, सीधे ये नहीं कहा फूल उत्प्रेक्षा का, या ये नहीं कहा फूल मानो किसी चीज से कंपेयर कर देते कि आपका फूल मानो फेस मानो कमल के फूल के समान है ना। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक, तो जैसा उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा होता है यहाँ तो क्या कह देते, कम आपका फेस मानो कमल के फूल के समान है, कंपेयर कर दी। रूपक होता तो कह देते आपका फेस तो बिल्कुल फूल है ना। ये तीनों सेम से हैं इसलिए बार बार बता रही हूँ। राजा राम मोहन राय किस विषय से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुधारक तो वो थे, ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, शिक्षा सुधारक भी थे, तो किससे नहीं है? हिंदी नाटक से संबंधित आपके नहीं है। वह बहुत तेज भागा, वाक्य में तेज कौन सा विशेषण है? गुण विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक या सार्वनामिक विशेषण? कैसा है? ये आपका गुण है उसके दौड़ने का। कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। बहुत भी है, तेज भी है, इसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है। मुझे बताना कौन सा विशेष्य है। राम ने पढ़ाई की, यह वाक्य कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, निश्चयवाच्य? राम ने, कर्ता ने, कर्ता ने, क्या आ रहा है? ने, तो कौन सा वाक्य हो गया आपका? कृतवाच्य हो गया। सरकारी पत्र में विषय किस स्थान पर लिखा जाता है? पत्र के अंत में कि हमने पूरी रामगाथा लिख दी और उसके बाद में नीचे लिखा है कि मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। पत्र के मध्य में कि ऊपर हमने इतना सारा लिख दिया, बीच में फिर हमने लिख दिया विषय और उसके पीछे नीचे फिर कुछ और लिख दिया, ऐसा भी नहीं होता। संबोधन के बाद या प्रेक्षक के पते के बाद, संबोधन के बाद हम विषय लिखते हैं। संबोधन के बाद हम क्या लिखते हैं? विषय लिखते हैं। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत या भावनात्मक, रोते हुए लिख रहे हो या अपने अपने बारे में? संक्षिप्त, स्पष्ट व औपचारिक, लंबी और कठिन या अस्पष्ट? तो सरकारी पत्र की जो आपकी भाषा होनी चाहिए वह आपकी संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और आपकी औपचारिक होनी चाहिए। प्रति शब्द का प्रयोग सरकारी पत्र में किसके लिए किया जाता है? संबोधन के लिए, संलग्न सूचियों के लिए, प्राप्तकर्ता के पते के लिए, आदेश हेतु? किस लिए आपका किया जाता है? संलग्न सूची। आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होता है? आदेश देना, निवेदन, अनुरोध करना, शुभकामनाएं देना या आशीर्वाद देना? क्या होता है इसका? आवेदन पत्र या ये अनुरोध करना होता है या निवेदन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सरकारी पत्र के संलग्न का अर्थ क्या है? साथ में संलग्न दस्तावेज, सूची, पत्र का मुख्य विषय, प्रेषक का नाम या तारीख। तो संलग्न का मतलब होता है उसके साथ जो हम और प्रतियां जोड़ देते हैं, उसके साथ जो और चीज़ें हम जोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं साथ में संलग्न दस्तावेज या सूची। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।